वेलकम टू स्टडी फंडा। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है आर्ग्यूमेंट राइटिंग का। रीजनलिज्म इज़ अ थ्रेट टू इंडियन सोसाइटी। तो अब इस टॉपिक पे अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत बार डिस्कस करा है कि इंट्रोडक्शन में हमें ऐसी चीज़ लिखनी है जो कि न्यूज़ में हो, या फिर आर्ग्यूमेंट की इंट्रोडक्शन में आप उस टॉपिक से रिलेटेड भी कुछ लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर करा है, हमने रीजनलिज्म से रिलेटेड कुछ चीज़ लिखी है, दैट इज इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी पीपल विद इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन। तो आप ये बता सकते हो यूनाइटेड बाई इट्स यूनिक लैंग्वेज एंड कल्चर। तो हमने रीजनलिज्म के बारे में 2 लाइन में एक्सप्लेन करके अपना इंट्रोडक्शन खत्म करा है। अब हम अपने फेवर के पॉइंट स्टार्ट करेंगे। फेवर के पॉइंट्स में हमने सबसे पहले वो पॉइंट लिखा है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमने सबसे पहला पॉइंट लिखा है, प्रमोट सन ऑफ द सॉइल डॉक्ट्राइन, जिसे कहते हैं ना कि आपने न्यूज़ में बहुत बार सुना होगा। अभी रिसेंटली एक जब कोविड के टाइम पे या कोविड से बाद की बात है, गुजरात में और महाराष्ट्र में प्रॉब्लम्स भी आई थी। माइग्रेंट वर्कर्स को पीटा गया था जो कि यूपी और बिहार के थे। तो ये जो दिक्कत होती है इस वजह से होती है क्योंकि एक कॉन्सेप्ट बन जाता है सन ऑफ द सॉइल डॉक्ट्राइन का, कि हमारा स्टेट है तो हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। तो ये कहीं ना कहीं रीजनलिज्म एक थ्रेट बन जाता है इंडियन सोसाइटी के लिए। तो यहाँ हमने लिखा है, टॉपिक को लिखने के बाद हमने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे एंटी माइग्रेंट और एंटी बिहारी स्टैंड ऑफ द Maharashtra Nirman Sena. It opposes the employment and residence of non-Maharashtrian people in the state of Maharashtra. It is a prime example of negative regionalism. See, हमारा टॉपिक था रीजनलिज्म इज अ थ्रेट टू इंडियन सोसाइटी। तो हम उस थ्रेट को जस्टिफाई कर रहे हैं, उस स्टेटमेंट को सपोर्ट में है हम उस स्टेटमेंट के, इसलिए हमने फेवर में सपोर्ट के पॉइंट्स लिख रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब रीजनलिज्म ज़्यादा होता है किसी जगह पे, जैसे इंडिया में रीजनलिज्म की जो चीज़ है वो प्रमोट करता है सन ऑफ द सॉइल डॉक्ट्राइन, जिसकी वजह से एक नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाती है माइग्रेंट्स के अगेंस्ट में। जो नॉन रेसिडेंट्स होते हैं उनके अगेंस्ट एक नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमने सबसे पहला पॉइंट दिया है। सेकेंड, हमने बताया कि सेक्सेशनल टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि आपने द्रविडियन में सुना होगा, तमिलनाडु अपना एक अलग, इंडिया से हटकर अपना एक अलग कंट्री बनाना चाहता था। या फिर आपने खालिस्तान मूवमेंट के बारे में सुना होगा, ये तो आजकल काफ़ी न्यूज़ में भी आ रहा है खालिस्तान मूवमेंट के बारे में। तो ये एक आप चीज़ देख सकते हो कि पंजाब अलग होना चाहता था इंडिया से और अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहता था। तो जहाँ पे रीजनलिज्म होगा वहाँ पे नेगेटिव कॉन्सेप्ट भी उसके साथ जुड़ जाएंगे। फिर थर्ड पॉइंट हमने लिखा है कि ये चैलेंज हो जाता है फॉरेन पॉलिसी के लिए। जैसे इंडिया एक फॉरेन लेवल पे, एक इंटरनेशनल लेवल पे कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाह रही है, तो क्या पता स्टेट को वो पॉसिबली पसंद ना आए। जब स्टेट को वो पसंद नहीं आता है और उसकी टेरिटरी में कुछ चीज़ इम्प्लीमेंट होनी होती है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे कमिटमेंट होता है, तो स्टेट फिर उसे अपोज करता है। तो ये जो डायरेक्ट रिजल्ट है ये रीजनलिज्म का ही है और इंटरनल पॉलिटिक्स का होता है। तो हमने इसमें एग्जाम्पल दिया है, रीजनलिज्म क्रिएट्स हर्डल इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। ये एग्जाम्पल दिया है हमने वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल नॉट एग्रीइंग टू लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट एंड तीस्ता वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट। वेस्ट बंगाल को हमेशा से तीस्ता वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट पे प्रॉब्लम रही है और लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट पे। तो ये कहीं ना कहीं हमने जो 3 पॉइंट्स लिखे हैं ये इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि हाँ, रीजनलिज्म एक थ्रेट है इंडियन सोसाइटी के लिए। और आप देखना, जितने भी हम आर्ग्यूमेंट में पॉइंट लिखते हैं, जो भी हम पॉइंट लिखेंगे हम लास्ट में उसका एग्जाम्पल देंगे या कोई फैक्ट देंगे या कुछ भी रिलेटेड उस टॉपिक से चीज़ ऐड करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ऐड करा है, हमने महाराष्ट्र का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ऐड करा है। महाराष्ट्र के एग्जाम्पल से देखिए, हमने एंटी बिहारी मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी, हमने महाराष्ट्र का वो एग्जाम्पल लिया है। इसमें हमने खालिस्तान मूवमेंट का और द्रविड़ नाडु का एग्जाम्पल लिया है। थर्ड वाले में हमने वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल लिया है। तो हमने हर स्टेटमेंट को अपनी एग्जाम्पल के साथ सपोर्ट करा है। इसी तरीके से आपको करनी है, इसी तरीके से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। अगर आप डायरेक्टली प्लेन सेंटेंस लिख दोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको उसको सपोर्ट करने के लिए सेंटेंस को या तो कोई फैक्ट डालिए या कोई डेटा डालिए या फिर कोई एग्जाम्पल डालिए, इस तरीके से करना है। अब अगेंस्ट के पॉइंट देखते हैं। अगेंस्ट में सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है, रीजनलिज्म हेल्प्स इन प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक कल्चर सोसाइटी बाय डिस्कशन, डिबेट एंड एक्शन ऑन रीजनल इशूज़। कभी कभार ऐसा होता है जब आप नेशनल लेवल पे वोट करने जाते हो तो आप अलग पार्टी को वोट करते हो, लेकिन आप जब स्टेट लेवल पे वोट करने जाते हो तो आप अलग पार्टी को वोट करते हो। वो इसलिए होता है क्योंकि रीजनल इश्यूज होते हैं हमारे,
ज़रूरी नहीं है कि जो स्टेट लेवल पे पार्टी परफॉर्म कर रही है वो नेशनल लेवल पे भी करे, या फिर इसका वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी पॉसिबल नहीं है। तो जो रीजनल इश्यूज होते हैं ना, वो रीजनलिज्म की वजह से उन्हें स्पेस मिल जाती है, एक उन्हें डिबेट करने का, एक डिस्कशन करने का एक वोकल प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि रीजनलिज्म होना चाहिए। तो ये एक हमने पॉइंट लिखा है। सेकंड पॉइंट हमने लिखा है, सेकंड पॉइंट हमने इसी से रिलेटेड लिखा है, जैसे हमने सेकंड पॉइंट में ऐड करा है आर्ट एंड कल्चर के बारे में। देखिए कुछ तरीके से कभी कभार इस तरीके से होता है कि कुछ चीज़ें, जैसे कुछ हमारी कुछ ऐसी वल्नरेबल कम्युनिटीज़ होती है, कुछ ऐसी लैंग्वेज होती है जो कभी कभार एक्सटेंट हो जाती है, जो एकदम मेन लैंड सोसाइटी से एकदम अलग होती है, तो हम उनको प्रमोट करते हैं। तो ये रीजनलिज्म का पार्ट ही है एक तरीके से देखा जाए तो। और इस चीज़ों की वजह से अलग कल्चर है किसी का रिलीजन अलग है, कोई एनिमेटिज्म फॉलो करता है, कोई एनिमिज्म फॉलो करता है, तो वो एक तरीके से आपके आर्ट एंड कल्चर को भी फ्लोरिश करता है। हर तरीके से जो अलग अलग आर्ट एंड कल्चर विटनेस करते हैं हम नए नए स्क्रिप्ट्स हम डिसाइफर करते हैं लैंग्वेज के बेसिस पे, तो वो इसी बेसिस पे करता है क्योंकि रीजनलिज्म बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है सोसाइटी में। इंटरनेशनल डाटा जो लैंग्वेज का है, अगर आप उसको देखेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारी इंडिया में ऐसी लैंग्वेज है जो कहीं ना कहीं एक्सटेंट होती जा रही है। अब सिंगल स्पीकर रह गए हैं, अगर वो सिंगल स्पीकर भी डेथ उनकी हो जाएगी तो वो लैंग्वेज एक्चुअली में एक्सटेंट हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी डाइवर्सिटी को और एनहांस करती है, वो हमारे स्क्रिप्ट को, हमारे आर्ट एंड कल्चर को और प्रमोट करती है। थर्ड पॉइंट हमने इसी में लिखा है, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म thereby lifting the underdeveloped region on par with national growth। सी ये एक स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का जो ये कॉन्सेप्ट है, एक सेकेंड इसे एक्सप्लेन कर देते हैं कि नीति आयोग का आइडिया था। बेसिकली नीति आयोग ने क्या कहा था कि स्टेट को आपस में कंपटीशन की तरफ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पुश करेगी तो वो इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा डेवलपमेंट प्रोसीजर में, और आप उसके बेसिस पे कुछ परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स आप उसके बेसिस पे फंड एलोकेशन करिए, ताकि आपस में स्टेट्स डेवलपमेंट की ओर पुश करे, अपने आप को प्रमोट करे, और एक भावना डेवलप हो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की कि कौन सा स्टेट कितना अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो ये एक चीज़ है। इसी के बेसिस पे जो हम हेल्थ इंडेक्स देखते हैं और डिजिटल इंडिया का इंडेक्स देखते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स देखते हैं, वो एक बेसिस है, इसी के पार्ट पे आया है कि आपस में स्टेट्स को उनका बताया जाए कि कौन सा स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, ताकि एक ना एनहांस मिले, अंदर से मोटिव मिले कि हमें भी इस रैंकिंग में अच्छा आना है। तो हर स्टेट प्रमोट करे अपने आप को, अपनी ब्यूरोक्रेसी को, कि आप आगे की तरफ डेवलप करें। तो जो रीजनलिज्म है उसमें हमने थर्ड पॉइंट यही लिखा है कि इस चीज़ में हेल्प करता है बेसिकली अंडर डेवलप्ड रीजन को प्रमोट करने में। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, बट अगर वही आप स्टेट्स में देखेंगे, जैसे झारखंड में देखेंगे या फॉर दैट मैटर बिहार में देखेंगे, तो उतनी डेवलपमेंट नहीं है जितनी महाराष्ट्र में हुई है। तो एक यही उसका रीजन है कि जो अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड रीजन है उनके बीच में बैलेंस मेंटेन करने में रीजनलिज्म हेल्प करेगा। ये जो डाइवर्सिटी आ गई है ना, इतना ज़्यादा मतलब इम्बैलेंस आ गया है, सॉरी नॉट डाइवर्सिटी, इम्बैलेंस आ गया है कि एक तरफ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, जैसे बैंगलोर बहुत डेवलप्ड है, महाराष्ट्र बहुत डेवलप्ड है वो, और एक तरफ हमारे ऐसे स्टेट है जैसे नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्टेट्स है, या फिर हमारे बिहार हो गया है, वो बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है। तो उनको बैलेंस करने के लिए हम कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, ताकि जो रीजनलिज्म है वो एक पॉजिटिव सेंस में डेवलप हो। आप समझ रहे हो कि बैलेंस और जो इम्बैलेंस जो आ रखा है उसको हमें पॉजिटिव यूज़ करना है उस रीजनलिज्म का जो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमने थर्ड पॉइंट लिखा है। अब लास्ट में हमें कंक्लूजन करना है, हम कंक्लूड करेंगे अपनी आर्ग्यूमेंट को। तो हमने बहुत छोटा सा 2 लाइन का हमेशा कंक्लूजन देते हैं, इस बार भी वही करा है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इथोस नीड टू बी प्रिजर्व्ड फॉर द प्लूरिस्टिक करेक्टर ऑफ इंडियन नेशन स्टेट। द अकोमोडेशन ऑफ मल्टीपल एस्पिरेशन ऑफ डाइवर्स पॉपुलेशन इज नेसेसरी। बेसिकली हमने इसमें ये बता दिया है कि जो इंडिया की डाइवर्सिटी है, जो कल्चर है, उसको हमें प्रिजर्व करना पड़ेगा, ताकि इंडिया का जो प्लूरिस्टिक करेक्टर है वो एज इट इज़ रहे, वो सेम रहे। इसलिए हमें ज़रूरी है कि जो मल्टीपल एस्पिरेशन है डाइवर्स पॉपुलेशन की, उसको एनहांस करे, उसको इनकलकेट करे और एक पॉजिटिव वे की तरफ डेवलप करे अपने नेशन को। तो इस तरीके से लिख के हमने अपना पूरा ऐसे कंक्लूड करा है। हमने बहुत ज़्यादा फेवर में भी नहीं दिया है, ना ही अगेंस्ट में दिया है। तो जब भी आर्ग्यूमेंट राइटिंग आएगी आप इसी तरीके से कंप्लीट करोगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज आर्ग्यूमेंट। आई होप आप सबको समझ आया हो। ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू।